लास्ट टॉपिक क्या किए थे? एलियनेशन। ठीक है, आज क्लास स्ट्रगल एंड कार्ल मार्क्स की सोशल चेंज की थ्योरी। ठीक है, ये 3 टॉपिक है लार्जली। इसमें ये हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, क्लास स्ट्रगल लगभग में कर चुके हैं, लेकिन फिर देख लेंगे। सोशल चेंज भी लार्जली कर चुके हैं। क्लास थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि क्लास की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी ना अभी तक। ये देख लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लास से। क्या मतलब होता है क्लास का? हो नहीं, क्या होता है? तब से हम particular group of people having same work or same identity. जैसे हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं कि हाँ, हैव नॉट्स हैं, डिफरेंट क्लासेज हैं। ठीक है, मिडिल क्लास इन जनरल भी हम यूज करते हैं अपनी, कि अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से। ये क्लास का मतलब क्या है? मतलब सेट ऑफ पीपल जिनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है या कॉमन वर्क है इन जनरल। हाँ, ठीक, क्लास जनरली इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन करता है। किसी भी इकोनॉमिक, अगर किसी भी चीज़ को हम डिफाइन करें या किसी भी सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पर ले, तो मेन क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाता है किसी का। किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी सोशल ग्रुप का हो सकता है। ठीक, और क्योंकि सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी में लार्जली हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं? सोसाइटी की। और सोसाइटी किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सोशल इंस्टीट्यूशंस और पीपल, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो मेंबर ऑफ सोसाइटी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। सोशल ग्रुप मतलब सोशल आइडेंटिटी के तौर पे जिनका डिवीजन हुआ हो। ये सब डेफिनेशन तो हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले। ठीक है, बेसिक्स में। और दूसरा इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? having same set of norms and values. हैविंग same set of norms and values. सेम सेट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज नहीं होता है ना। स्ट्रक्चर पैटर्न वे में किसी भी चीज़ को अगर रखा जाए, जो ऑर्गेनाइज वे में जो भी स्ट्रक्चर को रखा जाए, तो वो इंस्टीट्यूशन फॉर्म करता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर हायरार्की में या प्रॉपर उसमें, मतलब स्ट्रक्चर जिसमें आपका वेल डिफाइंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज हो और एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन हो। जैसे फैमिली एज ए स्ट्रक्चर देखेंगे, फैमिली के अंदर एक स्ट्रक्चर है और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके की अगर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वैसे एजुकेशन सिस्टम है। ठीक, तो इकोनॉमी के तौर पे जनरली क्लास को डिफाइन किया गया। इसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि क्लास होता क्या है। जैसे कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्लास है, जो क्लास की डेफिनेशन है, उनसे डिफर करता है मैक्स वेबर की डेफिनेशन। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से ली है। तो कार्ल मार्क्स का मानना ये था, क्लास इज अ social group, class is a social group whose members share similar relationship with forces of production. So class is a social group whose members share similar relationship with the forces of production. Forces of production पता है क्या पढ़ाया था? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 2 चीजें यूज में आती हैं। तो वो किसी भी सोसाइटी की जब हम वो कार्ल मार्क्स बात करते हैं, तो उनको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। एक पार्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट था सुपर स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको उन्होंने बेस माना था, और वो जो बेस था वो तो क्या था? इकोनॉमी थी। ठीक, और जो इकोनॉमी थी लार्जली किससे डिफाइन होती थी? मोड ऑफ प्रोडक्शन। उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन डोमिनेंट फॉर्म में काम कर रहा है, यही था। और मोड ऑफ प्रोडक्शन को फर्दर डिवीजन क्या 2 पार्ट में किया था। एक था फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, एक था रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन।
और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन फर्दर डिवाइड किया था दो पार्ट में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर। ठीक, तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी वस्तु या जो भी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मशीन, टूल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल हैं, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। और लेबर पावर क्या है? जो स्किल, जो लेबर है, ठीक है, जो उनकी फिजिकल कैपेसिटी होती है जिससे वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक पहुंचाते हैं। ठीक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर का है उसको क्या कहते हैं? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो क्लास का मतलब ये होता है कि वो सोशल ग्रुप है। अब जैसे कार्ल मार्क्स को लार्जली कंसीडर किस में हम करते थे, किस स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ते थे? कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट किसका सब टाइप था? ठीक है, इनका मेन मानना वो था, क्या था कि स्ट्रक्चर की स्टडी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल पर उतना फोकस नहीं था। तो इसलिए हमेशा ये सोशल ग्रुप को साथ में लेके चलते हैं। मतलब इंडिविजुअल की क्लास नहीं बता रहे कि एज एन इंडिविजुअल आप क्या है। तो और सोशल ग्रुप की जब हम डेफिनेशन किए थे तो हम किए थे कि वो मेंबर या वो ग्रुप जिनकी सिमिलर सोशल आइडेंटिटी हो। और यहाँ पे सोशल आइडेंटिटी के तौर पे क्लास के सेंस में हम हमेशा इकोनॉमिक बेस लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं। तो वो सोशल ग्रुप जो इकोनॉमिक के टर्म्स में डिफाइन हो रहे हैं और किससे उनका सिमिलर रिलेशन किससे है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे थे उसमें दो चीज पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्योंकि सोशल ग्रुप का इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो मैन एंड मैन का रिलेशन का ज़्यादा फर्क है नहीं, मतलब ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। मेन रोल किसका है? मैन एंड थिंग का। और थिंग क्या है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो मैन का इस फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से क्या रिलेशन है? तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, हैव नॉट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड किया था इसको। ठीक है, तो अगर जितने हैव होंगे उनका एक सिमिलर रिलेशन होगा फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का। और हैव्स किस कैटेगरी में आते हैं? जो ओनर है। ठीक है, जो पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे लैंड है किसी सिस्टम में, एग्रीकल्चर जैसे था फ्यूडल सिस्टम में, प्रॉफिट या कैपिटलिज्म में अभी जो कैपिटल है, तो जो ओनर है वो सिमिलर रिलेशनशिप रख रहे हैं। और जो हैव नॉट्स हैं वो क्या है? सिर्फ इनके पास अपना लेबर पावर है। अब वो भी फ्री विल पे लेबर पावर काम नहीं कर रहा है, किसके रिटर्न पे काम करता है? वेजेस, और जो कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का होता है। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर किस सेंस में होता है? क्योंकि जो सरप्लस वैल्यू वो क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये वैसे आगे और डिटेल में जाएगा ये तो अच्छे से, क्योंकि जो क्लास स्ट्रगल है इसी का बेसिस है ये। लेकिन अभी ठीक है, फिर इसको वहीं छोड़ देते हैं। ये समझ में आया? क्लास की डेफिनेशन समझ में आई? अब जो क्लास है ये दो सेंस में कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पाया जाता है सोसाइटी में। एक होता है जो उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है और दूसरे को उन्होंने बोला सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि किसी भी सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप है, ठीक है, क्लास एज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इसको इन्होंने कहा कि जो अगर सिर्फ सिमिलर रिलेशनशिप तक ही सीमित रह जाते हैं, ठीक है, सिर्फ सिमिलर रिलेशनशिप प्रेजेंट है हैव और हैव नॉट्स का फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से, तो उसको उन्होंने कहा क्लास इन इटसेल्फ। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया बताया सब्जेक्टिव, क्लास एज, लिख नहीं रहे, क्लास एज सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसमें इन्होंने बोला कि सिर्फ सिमिलर रिलेशनशिप नहीं, कॉन्शियसनेस भी सेम होनी चाहिए, कि जो हैव है उनको पता होना चाहिए कि वो ओनर है। तो दुनिया के जितने भी हैव हैं, जितने भी ओनर हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो ओनर है और उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए अपना ओनरशिप को बरकरार रखने का। और जितनी वर्किंग क्लास है, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सारे वर्किंग क्लास हैं। तो रिलेशनशिप तो सेम है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप सेम हो लेकिन वो अवेयर ना हो अपने एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को लेके कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे
वर्किंग क्लास में भी कई सारे आ जाते हैं, स्किल्ड लेबर आ जाते हैं, मैनुअल आ जाते हैं, कोई लेदर की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, कोई क्लरिकल जॉब कर रहा है, सब वर्किंग क्लास के अंदर है, लेकिन कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं इनके अंदर कि हम एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो सिमिलर रिलेशनशिप तो है एग्जिस्टिंग में, बस उस सिमिलर रिलेशनशिप से वो अभी अवेयर नहीं है। जिस टाइम पे अवेयर हो जाए तो मतलब रिलेशनशिप भी हो सिमिलर और प्लस में अवेयरनेस भी आ जाए, मतलब रिलेशनशिप तो है ही ऑलरेडी, लेकिन आप उससे अभी अवेयर नहीं है, जान नहीं रहे उस चीज़ों को कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या आप सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जब आप इस बातों से इन बातों को समझ लेंगे, अवेयर हो जाएंगे अपनी कंडीशन के और जान जाएंगे कि ये वर्किंग क्लास सारा एक ही ग्रुप है, तो आपका इंटरेस्ट भी एक हो जाएगा। और वो इंटरेस्ट जनरली क्या होता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, हाँ मतलब उसको क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए एक रिवॉल्यूशन करना, और हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है, जो हैव्स कैटेगरी के हैं। ठीक, तो इसको इन्होंने बोला सब्जेक्टिव क्राइटेरिया को, जिसमें सिमिलर रिलेशन प्लस क्या बताइए, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, ये दोनों, और इसको इन्होंने बोला क्लास फॉर इटसेल्फ। इसको इन्होंने बोला क्लास फॉर इटसेल्फ। इसको क्या था, ये क्लास इन इटसेल्फ था, जिसमें क्या था, सिर्फ सिमिलर रिलेशनशिप था, अवेयरनेस नहीं थी। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ क्या है, उससे हट के एक एग्जांपल देते हैं। इन जनरल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में हमारे लिए हर एक टाइप के नियम बनाते हैं, चाहे वो जैसा इकोनॉमिक सिस्टम हो या जो भी हो, बनाती है। लेकिन हमारे स्कूल से लेके, फैमिली से लेके, पॉलिटिक्स का जो इमेज है वो कैसा है, काफी ज्यादा वैसी है, करप्ट सोसाइटी है, बुरा है। मतलब अगर हमेशा हम नेता वर्ड जब यूज करते हैं तो निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, कहीं भी जाएंगे तो नेता ना बनो। स्कूल में गए, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आपने अपनी आवाज़ उठाई कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ज़्यादा नेता बन रहे हो, मतलब आपको नीचे खींचते हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स की तरफ जाए नहीं। इसलिए इंडियन यूथ पॉलिटिक्स में नहीं जाता है जनरली। कहाँ जाते हैं हम लोग, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं कि ये पढ़ लेंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ कर लेंगे, और काम उनके लिए करेंगे। अब वो अपनी एक फॉल्स आइडियोलॉजी बनाए एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल सिस्टम से, फैमिली से लेके, आपको फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस आपके अंदर डालते रहते हैं। तो वैसे ही इनका ये मानना था कि ये तब तक रहेगा जब तक ये फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस हमेशा रहेगा आइडियोलॉजी के तौर पे। तब हम क्या रहते हैं, क्लास इन इटसेल्फ में रहते हैं। रिलेशनशिप तो सिमिलर होता है, हैव एंड हैव नॉट का ही होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती है कि हम सिमिलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, हम अपने आप में बटे रहते हैं। लेकिन जब कॉन्शियसनेस और रिलेशनशिप दोनों आ जाता है तो हम क्या बन जाते हैं, क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हैं। उसके पहले तक क्या रहते हैं, क्लास इन इटसेल्फ रहते हैं। ठीक, तो क्लास के बारे में ये है। अब क्लास स्ट्रगल में मेनली हमको ये देखना है क्लास इन इटसेल्फ में कैसे क्लास स्ट्रगल हुआ है। एंशियंट हम पढ़े ना, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट, और इन फ्यूचर क्या, कम्युनिज्म, और जो ट्रांजिशन फेज रहेगा वो सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का होगा। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ तक, ये पढ़ेंगे। ठीक, तो सेकंड टॉपिक अपना क्या है, क्लास स्ट्रगल। पहला समझ में आ गया, पानी पी लो। हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो। नहीं, ये नीचे रखा है, इस साइड में रखा है। ठीक है, क्लास समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई क्लास की। क्या है, क्लास इज अ सोशल ग्रुप whose members share similar relationship with the forces of production। ठीक, अब क्लास दो क्राइटेरिया में उन्होंने देखा था, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सिमिलर रिलेशनशिप एंड सेम कॉन्शियसनेस। अगर आप वो डेफिनेशन पार्ट में वो भी ऐड कर देंगे तो जो क्लास फॉर इटसेल्फ की डेफिनेशन सिर्फ कवर होगी ना, फिर क्लास इन इटसेल्फ की डेफिनेशन तो छूट जाएगी।
तो क्लास और इटसेल्फ में सेम कॉन्शियसनेस, राइट? क्लास इन इटसेल्फ में सिर्फ रिलेशनशिप सिमिलर है, अवेयरनेस नहीं है। मतलब कैपिटलिस्ट क्लास को भी ये नहीं है कि सारे ओनर जो हैं उनका सेम क्लास इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अपने बटे हुए हैं, और ऐसे ही वर्किंग क्लास अपने आप में बटे हैं, चाहे वो मैनुअल वर्क हो और वर्क, जैसे हम कहते हैं ना कि मिडिल क्लास वाली जॉब अपनी अलग होती है, इनकी अलग है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग है, तो अलग अलग सोशल ग्रुप में वो बटे हैं। और कार्ल मार्क्स का मेन फोकस इकॉनमी पे था, इसलिए हर चीज़ को वो इकॉनमी से जोड़ के देखें। तो बाकी जो सोशल ग्रुप की डिविजन्स थी या बाकी जो सोशल आइडेंटिटी है, जेंडर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सबको उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर में रखा था। तो उनका मानना मेन ये था कि मेन चेंज इनके बीच में जब आएगा, क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं, क्लास में जो चेंजेज आते हैं वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है बाकी चीज़ों में। तो मेन जो इंटरेस्ट होता है वो क्लास का होता है, जो रिलीजन है वो किसकी वजह से, इकॉनमी की वजह से है। तो जो उस टाइम की प्रेजेंट डोमिनेट क्लास है वो क्या करती है, रिलीजन को प्रोपोगेट करती है। और जो चेंज डिमांड करते हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हैव नॉट्स वाले, वो जब चेंज डिमांड करते हैं तो वो रिलीजन में चेंज मांगते हैं। तो रिलीजन अपने आप में अगर ट्रांसफॉर्म होता भी है तो इसकी वजह से होता है। तो जब सोशल चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। अभी सिर्फ क्लास की डेफिनेशन इकोनॉमिक सेंस में कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन क्लियर है। 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने देखा था। एक क्राइटेरिया था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जिसको उन्होंने क्या बोला था, क्लास इन इटसेल्फ, ठीक, जिसमें रिलेशनशिप तो सिमिलर है बट अवेयरनेस अभी नहीं है कि आप सिमिलर एक ही क्लास ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और एक दूसरा क्या था, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो इसको उन्होंने क्या कहा था, क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक है, जिसमें आप रिलेशनशिप तो शेयर कर ही रहे थे, उसके साथ साथ आप कॉन्शियस भी हो गए, सेम कॉन्शियसनेस भी शेयर करने लगे। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा टॉपिक क्या है, क्लास स्ट्रगल। ठंड में लिखा नहीं जाता है यार। ठीक है, अब इनका ये मानना था कि कोई भी सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी की हिस्ट्री रही है वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री रही है। ठीक है, और इन्होंने हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब हर एक सोसाइटी में, ठीक है, मेनली 2 क्लास को डिफाइन किया है, एक तो हैव और दूसरे हैव नॉट्स, हर एक सोसाइटी में। और इनका ये भी मानना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी के अलावा कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेज ना हो। तो अगर इन्होंने सोशल ग्रुप को भी देखा तो सिर्फ एक टर्म्स में देखा। जो सोशल आइडेंटिटी इन्होंने पिक की सोशल ग्रुप के लिए, वो सिर्फ एक टर्म में की, वो थी इकोनॉमी, एक उनका इकोनॉमिक स्टेटस, और इसी सब ने इन्होंने क्लास लेके चला। ठीक है, तो जो भी क्लास स्ट्रगल है वो 2 ग्रुप के जो क्लासेज हैं उनके बीच की लड़ाई की बातें हैं आज तक। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि ये, और इसका मेन रीजन जो है, ठीक है, क्लास स्ट्रगल का जो मेन रीजन है, जैसे हमने पढ़ा था सरप्लस वैल्यू, पढ़ा था, क्या था सरप्लस वैल्यू पढ़ा था, तो बताइए। प्रिमिटिव सोसाइटी में पढ़ा था ना सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू हम कर रहे थे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी कर रहे थे, जिसमें हम कार्ल मार्क्स की वो पढ़े थे, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़े थे, सरप्लस वैल्यू पढ़े थे, लेबर पावर पढ़े थे। कुछ रिकॉल हो रहा है? जैसे ये, अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है तो दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और दूसरा क्लास स्ट्रगल का मेन रीजन है सरप्लस वैल्यू, और दूसरा मेन रीजन इन्होंने दिया, अभी ये इन जनरल है, मैं जो बता रहा हूँ ये हर एक सोसाइटी का जो स्टेज है सब पे अप्लाई हो रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक, इसके बाद हम देख लेंगे कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सोसाइटीज़ कैसे आगे बढ़ी हैं। मतलब एंशियंट से हम फ्यूडल आए, फ्यूडल से कैपिटलिज्म में आए, कैपिटलिज्म से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जो उनका प्रिडिक्शन है कम्युनिज्म का। ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक, और दूसरा रीजन इन्होंने दिया कि जो मेन रीजन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लास इन इटसेल्फ जब क्लास फॉर इटसेल्फ में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया कि इस बेसिस पे क्लास स्ट्रगल चला है अभी तक की सोसाइटी में। अब सरप्लस वैल्यू थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हल्के से में। मैंने बताया था कि किसी भी लेबर जब वो कोई काम करता है, किसी प्रोडक्ट को बनाता है,
तो अपनी एक एनर्जी लगाता है उसमें, और उसी एनर्जी का उसको वेज मिलना चाहिए आइडियली, ठीक। बट होता क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम में या हर एक सिस्टम में हुआ क्या है, जो वेज है वो एज अ प्रॉफिट रख ले। हाँ, तो जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में वेज सिस्टम चला है, उसके पहले वाले सिस्टम में अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है। और फ्यूडल सिस्टम में लैंड से टाई करके उससे काम कराते थे, और फिर प्रोडक्शन में मान लीजिए किसी किसान ने अपनी एनर्जी लगा के 100 किलो चावल उगाया है, और इन रिटर्न उसको 5 किलो चावल मिला महीने का खाने का। तो बाकी का 95 केजी जो अप्रोप्रिएट किया अपने पास जमींदार लैंडलॉर्ड ने, वो उसका सरप्लस वैल्यू था लेबर का। जो बनाया किसने था? लेबर ने, अपने लेबर पावर से, ठीक है। और यही एक्सप्लॉयटेशन होता है कि आपने जो उतना आइडियली काम किया उतना आपको मिलना चाहिए। ऐसे एंशिएंट टाइम पे होता था, जो स्लेव वाली सोसाइटी थी, ठीक। तो क्लास स्ट्रगल का मेन थ्योरी उन्होंने ये रीजन ये बताया था कि या तो सरप्लस वैल्यू होगा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। ये मेन लाई करता है कहाँ पे? कैपिटलिस्ट सिस्टम में। इसके पहले तक हर एक सोसाइटी में जो लड़ाई हुई है वो हैव वर्सेस हैव हुई है, हैव नॉट्स नहीं हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब ये बेसिक क्लास स्ट्रगल का हल्का सा हो गया। अब देख लेते हैं अलग अलग स्टेजेज ऑफ या अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे क्लास स्ट्रगल हुआ है अभी तक, और फ्यूचर में उनका क्या प्रेडिक्शन था। तो जैसे पहली सोसाइटी तो उन्होंने क्या बताई थी? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जो कि क्लासलेस सोसाइटी बताई थी। तो उसमें क्लास स्ट्रगल एब्सेंट था। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, जो फिजिकली वेल ऑफ लोग थे, ठीक है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट किया अपने पास, और जो फिजिकली या किसी तरीके से वेल ऑफ नहीं थे वो नहीं किए। तो वहाँ से क्लास का इमरजेंस हुआ, तो एक नई सोसाइटी बनी। और जो पहली सोसाइटी बनी जहाँ पे क्लास देखने को मिलता है और क्लास स्ट्रगल जहाँ से स्टार्ट होता है, वो कौन सी सोसाइटी थी? एंशिएंट। प्रिमिटिव तो क्लासलेस थी, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, डिमांड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, वहाँ से क्लासेस का इमरजेंस हुआ, डिफरेंट क्लासेस। अब इनका ये भी मानना था कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में, ठीक है, सोशल ग्रुप अलग अलग होते हैं, और इनका मेन सोशल ग्रुप किस सोशल आइडेंटिटी पे बेस्ड था? इकोनॉमी। इसके अलावा इन्होंने देखा ही नहीं। और बाकी सोशल ग्रुप जितने प्रेजेंट हैं, इनके अकॉर्डिंग वो किसके रिजल्ट है या किसके रिफ्लेक्शन है? ये इकोनॉमी के, जो ये बेसिस है, जो सोशल आइडेंटिटी है, मेन ये है, ये जड़ है। यहाँ से बाकी सब निकले होंगे। तो आप जड़ को समझ लीजिए, बाकी सब आप समझ लेंगे। मतलब बेस को समझ लिया तो बाकी सुपर स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जितने सोशल ग्रुप हैं, अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग टाइप का एक्सप्लॉयटेशन है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? समझ लेंगे। इनका मानना ऐसा था, मेरा नहीं, इनका, ठीक है। अब पहला जहाँ से, चलिए एक बार और एक चीज़ बता देते हैं, हाँ, कि अलग अलग सोशल ग्रुप हैं। तो जब सोशल ग्रुप को आप डिफाइन करते हैं, जैसे आपका एक बेसिस है जेंडर, मान लीजिए, एग्जांपल बता रहे हैं, कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ये तो इकोनॉमी को लेके चल रहा है। एक अलग सोशल ग्रुप बीइंग, मतलब जेंडर पे आपका बेसिस है, वुमेन है, मैं मैन हूँ, ठीक। ये हमारे जेंडर पे एक अलग सोशल ग्रुप बनेगा। तो हम दोनों का अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट भी होगा, और सोसाइटी में डिफरेंट पोजीशन पे हम रखे जाएंगे, समझ रहे, काम को लेके या किसी रिवॉर्ड को मिलने को लेके। तीनों का भी यही मानना था कि जो सोशल ग्रुप है, जिनको इन्होंने कहा था क्लास, तो डिफरेंट क्लासेस सोसाइटी में रहेंगी, ठीक है। और हर एक डिफरेंट क्लासेस का या जो भी क्लास है उसका अपना अलग इंटरेस्ट होगा, और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर की स्टडी करते थे, इनका ये भी मानना था कि स्ट्रक्चर अपने आप में डिविसिव नेचर का है, मतलब एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है स्ट्रक्चर का। जैसे फंक्शनलिस्ट क्या सोचते थे कि स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो फंक्शनल रोल प्ले करता है सोसाइटी में, कुछ पॉजिटिव रोल उसका होता है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से थे, तो हमेशा ये कन्फ्लिक्ट देखते थे कि स्ट्रक्चर के अंदर ही कन्फ्लिक्ट है। तो अगर कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर बना है, हैव नॉट्स और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का जो ये बना है, वो अपने आप में डिविसिव रोल है, मतलब इनके भीतर ही कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। और ये हम कब किए थे? जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वो सब कर रहे थे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में भी पढ़े थे ना, कि जब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होने लगता है एक टाइम पे, ठीक है, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से चैलेंज होता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करता है कि चेंज हो, और जो अर्लियर इस्टेब्लिश फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होता है वो उसको रेजिस्ट करता है, और इसी कन्फ्लिक्ट से क्लास स्ट्रगल चलता है, ठीक। अब ये क्लियर है एकदम?
अब पहली सोसाइटी जहाँ पे क्लासेज इमर्ज हुई, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, हाँ, और या जहाँ से क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, वो था एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंशियंट सोसाइटी। और यहाँ पे दो क्लास इन्होंने बताया। जनरली ये सोसाइटी को दो क्लास में डिवाइड करके देखते थे। ठीक है, एक क्लास कौन सी थी? एंशियंट को, अरे यार इसमें तो वो थे ना लैंड एंड वो। हैं जी, आप तो सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में वो था ना, क्या था? लैंडलॉर्ड एंड वो क्या? लेबर। एंशियंट में लैंडलॉर्ड, फ्यूडल में क्या था फिर? फ्यूडल में लैंडलॉर्ड थे। तो फिर एंशियंट में क्या था फिर? पता नहीं, दोनों में थे, मतलब दोनों में हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था? और दो क्लासेस कौन सी प्रेजेंट थी? मास्टर्स एंड स्लेव। मास्टर मास्टर एंड स्लेव, ये दो थे। ठीक, अब इन दोनों के बीच का स्ट्रगल चला, और कैसे चला सब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हमने कर लिया, दोबारा नहीं करना। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आया, इनके पास सेक्सुअल राइट भी नहीं था, अपना रिप्रोडक्शन का भी राइट नहीं था, ये पूरा मास्टर के अकॉर्डिंग चलते थे। तो डेमोग्राफी की थ्योरी को पूरा चेंज कर देते थे ये भाई साहब, कि जो नेचुरल ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उस पर तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। जैसे आप किसी के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रोक देंगे, तो नया चाइल्ड आप ऐड होने से रोक रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद ये अपना कैसे फिर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में डिमांड हुआ चेंज का, और फिर वो कैसे फुलफिल हुआ, तो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे समझने की बात है, जब ये क्लास स्ट्रगल चल रहा था, तो यहाँ पे कुछ महानुभाव लोग आए, ठीक, और एग्रीकल्चर डोमिनेंट फॉर्म में आया, तो उन्होंने ऐसा कहा, स्लेव से बात की कि भैया आपके पास जो बेसिक राइट नहीं है, रिप्रोडक्शन का नहीं है, अपने परिवार के साथ रहने का नहीं है, ये जो बेसिक राइट नहीं है, हम आपको ये सारे बेसिक राइट देंगे और काम भी देंगे, आप मेरे खेत पे काम करो। ठीक, आप मेरे खेत में काम करो, उसका हम रिटर्न देंगे। तो इनको तो बेसिक राइट तो मिल रहा था, तो ये सब लोग एक ग्रुप में ज्वाइन हो गए। तो कुछ हो सकते हैं जो मास्टर से बहुत जेलसी रखते हो, वैसे लोग, या मास्टर्स के, अब मास्टर तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही सुप्रीम है, उसमें भी हो सकता है मल्टीपल हो। जैसे अमीर में भी कोई 1000 करोड़ का मालिक होता है, कोई 100 करोड़ का होता है। 100 करोड़ वाला जलता है, तो मान लीजिए इसी में कोई 100 करोड़ वाला इंसान है, ठीक है, वो अपना एक ग्रुप बनाया, ठीक, इनको इकट्ठा किया, रिवॉल्ट किया इनके साथ, मास्टर्स के साथ। मास्टर्स हार गए, नया फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आ गया, एग्रीकल्चर, आयरन वायरन सारी चीज़ें ये सब आ गई। ठीक, अब ये जो थे कुछ लोग, ये किस पोजीशन में आ गए? लैंडलॉर्ड्स। कुछ मास्टर्स भी इसमें कन्वर्ट हो गए होंगे अपना इंटरेस्ट देख के, कि भाई अब तो चेंजेस आ ही रहा है, बदल ही जाते हैं हम। और स्लेव थे, और लार्जली जो पर्स थे वो किस में आ गए? सब काम करने वाले खेत पे। ठीक, तो ये जो लड़ाई हुई, ये थी हैव वर्सेस हैव, मतलब सिमिलर रिलेशनशिप तो है इनका भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है वो किसका है? अभी हम पढ़ाए हैं, कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करेगा? क्लास इन इटसेल्फ। तो ये जो लड़ाई हुई वो क्लास इन इटसेल्फ की थी। अभी अवेयरनेस नहीं आई थी इनके अंदर कि हम सारे एक ही वर्किंग क्लास से। वो तो कुछ लोग आए जो उनको भड़काए और बताए कि तुम्हारे पास बेसिक राइट नहीं, हम तुम्हें ये देंगे, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, सेक्सुअल राइट, रिप्रोडक्शन का राइट, परिवार के साथ रह सकते हो, और मेरे खेत पे आओ काम करो। अब यहाँ पे क्या हुआ? फिर यहाँ भी स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्वांटिटेटिव चेंज तो हमेशा चलता रहता है ना। तो ये जो चेंज आया यहाँ पे, ये कौन सा चेंज होगा? क्वालिटेटिव चेंज। लेकिन जितने फेज के लिए ये रहा होगा, उसके भीतर जो चेंजेस जो आ रहे होंगे वो कौन से थे? क्वांटिटेटिव चेंज। याद आ रहा है? क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज पढ़ी ना? कितने बादाम खाए आज? फिर मत ही खाया करो, क्योंकि तब याद रहता है।
ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर वही कि इनके खेत से कहीं और काम नहीं करने जा सकते थे, फ्री नहीं थे अपने लेबर के लिए। लैंडलॉर्ड जो बोल रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए सॉरी, जो प्रोडक्ट बोल रहे हैं उगाने के लिए वही कर रहे हैं, उसी का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना करना है वही हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ लोग आए, बैंकिंग सिस्टम आ गया, मनी लेंडर आ गए, बाकी लोग आ गए, ट्रेडर आ गए। ठीक, अब यहाँ पे कुछ लोग आए, सर्व को बोले यार तुम इस पर्टिकुलर ज़मीन पे काम करते हो, इतना काम करते हो और कहीं जा नहीं सकते, तो मतलब तुम्हारे पास अपनी सैलरी जो मिल रही है इन रिटर्न, ठीक है, बार्टर सिस्टम के थ्रू ही मिल रही है या काइंड में ही मिल रही है, कैश में नहीं मिल रही है, वो तुम्हारे जो काम करते हो उससे कम है, और कहीं और जाके तुम काम नहीं करोगे। कि अगर तुम्हें यहाँ पे 20 किलो अनाज मिल रहा है एक महीने में और तुम 100 किलो का प्रोडक्शन कर रहे हो, कहीं और 25 भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम जा नहीं सकते हो, तो यहाँ भी तुमको राइट नहीं है। तो कुछ लोग इनको भड़काने लगे, फिर ये भड़क गए, फिर ये रिवॉल्ट में ज्वाइन हुए। और जब ये रिवॉल्ट वाले फेज को क्या कहते थे हम, पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, सुना है ऐसा, मतलब ये सब बीच बीच में रिवाइज मतलब ये करा भी दे रहे हैं कि ये सब हो चुका है ना। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये ज्वाइन हुए, फिर रिवॉल्ट हुआ। ठीक, तो ये जो क्लास ऐसे भड़का रहे थे वो कौन थे, कैपिटलिस्ट। ठीक, तो कुछ लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट बन गए। हाँ, तो ये यहाँ पे भी जो रिप्लेसमेंट हुआ वो किस में हुआ, ये जो लड़ाई हुई किसकी हुई, वो हैव वर्सेस हैव्स की हुई। और यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्लास इन इटसेल्फ। बुझे, बढ़िया। अब मेन चीज़ अब आता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स को हर चीज़ तो डिफाइन करनी थी, तो हिस्ट्री को ऐसे प्रिडिक्ट करके उन्होंने बता दिया। लेकिन जिस समय में पैदा हुए थे वो समय था कैपिटलिज्म का, और उनका मेन इंटरेस्ट भी यही था कि कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है, ठीक है, उसको बताना। बाकी तो जस्टिफिकेशन के उन्होंने अपनी थ्योरी बना के बता दी। तो अभी तक की लड़ाई है वर्सेस है। कैपिटलिज्म में उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म भी अपने आप में बहुत अपना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहा है। और जो कोई इंसान जब सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कहता है तो कौन सा मेथोडोलॉजी लगेगा, याद कीजिए हिस्टोरिकल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में पढ़े थे, द यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स समथिंग पहला था, बता तो दिया, अरे क्या, तो यही था। डायलेक्टिक में 3 लॉ पढ़े थे हम लोग ने, नेगेशन ऑफ नेगेशन भी एक था उसमें, याद करिए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव तीसरा था, पहला क्या था, द यूनिटी ऑफ अपोजिट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ, ऐसे करके था ना एक, पहला वो था। तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन ये हमेशा दिमाग में लेके चलते हैं कि जो स्ट्रक्चर है अपने आप में अपना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहा है। ठीक, और जब वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहा है वही सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे उन्होंने डिफाइन किया था, वही मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है तो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में चेंज डिमांड कर रहा है, बट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये चेंज रेजिस्ट करता है और कुछ टाइम तक ये चलता रहता है, तो क्वांटिटेटिव चेंज होता रहता है। एक टाइम के बाद वो बियर नहीं हो पाता है और कंप्लीट सोशल पीरियड का रिवॉल्यूशन होता है और कंप्लीट चेंजेस होते हैं, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाता है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन तो अपना चेंज हो ही रहा है। यही तो था ना। तो अभी तक का जो भी हो रहा था वो हैव वर्सेज है, क्लास इन इटसेल्फ। ठीक, अब कैपिटलिज्म, तो फ्यूडल सोसाइटी में हुआ क्या, जब कैपिटलिज्म आने लगा तो उन्होंने कहा कि अब लैंड पे काम क्यों कर रहे हो, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, अलग अलग चीज़ की प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ने लगी। तो डोमेस्टिक लेवल का प्रोडक्शन था, पहले वो लैंडलॉर्ड के खेत में काम करते थे, वहीं पे करके रह जाते थे, कोई फैक्ट्री सिस्टम नहीं था। अब वो कि हम फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, तो लेबर की डिमांड थी उनको, तो भड़का के तो ले गए कि अब इस लैंड पे क्यों टाई होके अपना काम कर रहे हो, अब तुम किसके बेसिस पे काम करोगे, वेज के रिटर्न पे। काइंड नहीं रह गया कि तुम कहीं पे भी काम करो, अब तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम लेदर की फैक्ट्री में काम करो, टेक्सटाइल में करो, एज अ साइकिल का पंचर बनाओ, या जो मन करे वो करो, और इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, वेज मिलेगा। लेकिन जो सरप्लस वैल्यू थी तो वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का, वो तो शुरू से चल रहा था और इसमें भी ये चल रहा है कैपिटलिज्म में। लेकिन इनका मानना था वो पीक चला जाएगा,
ठीक है। और कैपिटलिज्म में क्या होगा, जो क्लास इन इटसेल्फ है। तो कैपिटलिज्म में 2 क्लास आपको मिला था, कौन कौन से 2 क्लास से ये बनता है? क्लास इन इटसेल्फ नहीं जी, कैपिटलिज्म के 2 क्लासेस कौन कौन से हैं? कैपिटल बुर्जुआज और प्रोलेटरिएट। क्या है बुर्जुआ है? प्रोलेटारिएट, ठीक। इनको कहते हैं हम वर्किंग क्लास। मतलब ये अपने कौन से क्लास होंगे? हैव नॉट्स वाले, और ये हैव वाले ऑब्वियसली, ठीक। मतलब यही हो गया। इनको दूसरा टर्म कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास ये होते हैं। ये हैव है, ये हैव नॉट्स है, ठीक। अब अभी तक क्लास इन इटसेल्फ तो था, ठीक है। लेकिन इन्होंने माना कि कैपिटलिज्म में ऐसा क्या होगा कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन है वो एकदम पीक पे चला जाएगा, और इसी पीरियड में क्लास इन इटसेल्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा क्लास फॉर इटसेल्फ में। और जब क्लास फॉर इटसेल्फ में वो ट्रांसफॉर्म कर लेगा, तो जो लड़ाई होगी वो हैव नॉट्स वर्सेस हैव के बीच की होगी, डायरेक्ट। और जो रूल इस्टेब्लिश होगा ये वर्किंग क्लास का होगा। फिर उसके बाद तो इसमें क्या होगा, 2 मेन चीज़ें क्या होगा, क्लास इन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म होगा क्लास फॉर इटसेल्फ में। कैसे होगा अभी बताते हैं। मतलब उन्होंने इसका बताया, ये नहीं कि सिर्फ कह दिया कि होगा, उन्होंने बताया कैसे होगा। और दूसरा क्या होगा, जो लड़ाई होगी इसकी वजह से वो हैव वर्सेस हैव नॉट्स की होगी। और इसके बाद जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट इस्टेब्लिश होगा। और इसके बाद की जो सोसाइटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी, जो कि क्या होगी, क्लासलेस सोसाइटी। और कोई भी सोसाइटी क्लासलेस होगी तो जो क्लास स्ट्रगल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमको लगा कहोगे क्लास स्ट्रगल फिर प्रोग्रेस करेगा, क्लास है नहीं लेकिन करेगा। हाँ वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिक कैपिटलिज्म में उन्होंने बताया। अब उनसे फिर पूछा गया कि ऐसा थोड़ी है कि आप ये सारी चीज़ें बता के चले गए और हो गया। बताइए कि मतलब ये जो है मेन चीज़, क्योंकि यही मेन है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि तभी हैव वर्सेस हैव नॉट्स होगी। नहीं तो हैव वर्सेस हैव होती, फिर नई कुछ मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता, फिर वो भी अपना ऐसे कंटिन्यू होता, ऐसे चलता रहता। लेकिन आप बताइए फिर ऐसा होगा, नहीं तो फिर ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट जितना भी उनका एंड रिजल्ट था कार्ल मार्क्स का, वो सारे जस्टिफिकेशन के बाहर चला जाता। मेन एक्सप्लेनेशन उनको ये देना था, ये कैसे होगा। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो बात ऐसी सी है कि ये तो होगा, मानो या ना मानो, ठीक। तो फिर लोग नहीं माने तो फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नाम है पोलराइजेशन। और इस प्रोसेस जो है पोलराइजेशन का, इसकी वजह से क्लास इन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को किसमें, क्लास फॉर इटसेल्फ। अब उनसे पूछा गया ये क्या भला है पोलराइजेशन। तो जैसा ये वर्ड बताता है, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी 2 चीज़ों के बीच की दूरी इंक्रीज हो जाए, या उनके बीच में अगर कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो या तो ऊपर का साइड चूज कर लें या दूसरे का साइड चूज कर लें। जैसे हम इन जनरल भी कहते हैं ना कि अभी तक का वर्ल्ड जो था वो पोलराइज्ड वर्ल्ड था, कोल्ड वॉर एरा वर्ल्ड हिस्ट्री। पोलराइज्ड वर्ल्ड मतलब क्या था, एक यूएस की हेजीमनी थी, एक रशिया की हेजीमनी थी, 2 पोल में डिवाइड था। आज के दौर को क्या कहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो पावर सेंटर है वो मल्टीपोलर है, यूएस है, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, अपना वेस्टर्न यूरोप का कुछ हेजीमनी थोड़ा बहुत बचा है आजकल, वो है। और ठीक है, अफ्रीका का अपना रिसोर्स की एक हेजीमनी है,
वेस्ट एशिया की अपनी एक हेजीमनी है रिसोर्स के नाम पे, ऑयल के नाम पे, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो इन्होंने बोला एक प्रोसेस होगा पोलराइजेशन, जिसमें जो दो क्लासेज हैं और उनके बीच में अगर कुछ है। इन्होंने एक चीज़ और बताई कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होगा कि दो क्लासेस स्टार्टिंग से नहीं प्रेजेंट होंगी। जैसे किसी भी सोसाइटी में इतना क्लीन डिफ्रेंशिएशन नहीं है दो क्लासेस के बीच में कुछ और भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। जैसे अगर एग्रीकल्चर डोमिनेंट फॉर्म है तो बीच में आर्टिजन भी हैं, ऐसा नहीं कि वो हैं ही नहीं, वो हैं, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अलग है। कैपिटलिज्म में इसी तरीके से उन्होंने बताया था कि 4 क्लासेस रहेंगी। एक तो बुर्जुआ, एक पेटेंट, लिख लो ये बुर्जुआ, दूसरा लम्पेन प्रोलिटैरियत, लास्ट प्रोलिटैरियत। बुर्जुआ, पेटेंट बुर्जुआ, लम्पेन प्रोलिटैरियत और लास्ट प्रोलिटैरियत, तो ये प्रेजेंट होंगी। अब इनका कहा कि इन चारों में क्या होगा, पोलराइजेशन की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, एक प्रोसेस देखने को मिलेगा जब तक कैपिटलिज्म रहेगा, और जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी वजह से ये पोलराइजेशन होगा। अब ये पोलराइजेशन, फिर उनसे पूछा गया कि कैसे होगा ये पोलराइजेशन, तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें होंगी सोसाइटी में जिसकी वजह से ये पोलराइजेशन होगा। पानी पी रहे थोड़ा, पी तो ले, है ही नहीं हो गया, ठीक है चल जाएगा काम। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस जो है हाँ 3 मेथड्स में होगा। पहला था कि जो लॉन्गर वर्किंग आवर है फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि फैक्ट्री में काम चल रहा है, तो लॉन्गर वर्किंग आवर क्या करेगा कि जो वर्किंग क्लास है, जो काम कर रहे हैं, उनको और क्लोज करेगा, सोसाइटी से अलग करेगा और उनको क्लोज करेगा। तो एक क्लास कॉन्शियसनेस के फॉर्म में वो आने लगेंगे, एक दूसरे के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को देखेंगे। और जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, मशीन यूज और ये सब डेवलप कर रहा है, ऑटोमेशन ये सब डेवलप होगा, वो क्या करेगा, जो स्किल का डिफ्रेंशिएशन था वर्किंग क्लास में उसको मिनिमाइज करेगा। पहले लोग जैसे मैनुअली काम कर रहे हैं, तो किसी की कला है पंखे को बनाने में, किसी की कला है पेन बनाने में, अब वो हट जाएगा। अब इंसान को वो सीखना है कि मशीन कैसे चलाना है। तो पंखा बनाने वाला भी पेन बना रहा है, ये कर रहा है, सिर्फ उसको वो सीखना है। तो जो स्किल का डिफरेंशिएशन था वो कम हो जाएगा, तो लोग और क्लोज आ जाएंगे, तो वर्किंग क्लास और स्ट्रेंथन होगा। ये समझ में आया? तो पहला प्रोसेस ये होगा पोलराइजेशन को इंक्रीज करने का। दूसरा बताया इन्होंने कि जो सरप्लस वैल्यू है, जो एक्सप्लॉयटेशन का वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा कि मतलब अब क्योंकि कैपिटलिज्म का बेसिक जो क्रक्स है, थ्योरी है, वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। कैपिटलिज्म प्रॉफिट के लिए इतना पागल हो जाएगा कि वो एक्सप्लॉयटेशन देखेगा नहीं। तो जो रीजन उससे डेवलप होगा वो होगा पॉवर्टी का। और गरीबी में लोग फिर एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज आने लगेंगे। तो पोलराइजेशन का एक कारण ये बढ़ेगा। इस प्रोसेस को उन्होंने बोला पाउपराइजेशन। पहला तो समझ गए, दूसरा क्या था, पाउपराइजेशन। PAU है, PAUPERISATION, पाउपराइजेशन। ठीक है, ये होती है, वो स्थिति होती है जो एकदम बुरी, दरिद्रता वाली, मतलब एकदम बुरी। तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वो एक पोलराइजेशन को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, मतलब 2 क्लास की तरफ बढ़ाने में। और तीसरा रीजन इन्होंने बताया कि जो क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन होगा। ठीक है, कैपिटलिज्म का एक वो भी तो है, कंसेप्ट है ना एडम स्मिथ का, कौन सा? हाँ बोलो तो बताओ। ये बढ़िया था कि हाँ बताओ, नहीं पता। तो लेजर फेयर का ऐसे कंसेप्ट सुना है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट रोल मिनिमम हो। हाँ। मार्केट रन इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, सुना है? अब उसका मेन कंसेप्ट क्या है, कंपटीशन। जो बेस्ट है वो आगे रहेगा, वो सस्टेन करेगा।
ठीक, यही तो कहती हैं वो। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अनफेवरेबल किसी को फेवर करते रहो और उसको ज़बरदस्ती सस्टेन करो। जो मतलब एब्सोल्यूट हो गया है, एब्सोलीट हो गया है, मतलब आउट ऑफ डेट हो चुका है, उसको हटाओ और नई चीज़ें को ले आओ। यही आज के सोसाइटी में देखने को भी आपको मिलता है। जो मिक्स, जैसे हम तो, हमारे यहाँ तो मिक्स्ड इकॉनमी है, गवर्नमेंट सपोर्ट ठीक ठाक है, लेकिन जो जैसे कोई सोसाइटी टोटली कैपिटलिस्ट तो है नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो हर जगह है, लेकिन जहाँ पे हम फ्री इकॉनमी की बात करते हैं वहाँ पे आप पाएंगे कि कंपटीशन के बेसिस पे चल रहा है। हमारे यहाँ तो एक बॉडी भी है, कंपटीशन ऑफ इंडिया, है ना, है कि नहीं है? ठीक है, वो देखती रहती है कि प्रॉपर कंपटीशन में ही तो चीज़ें चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि सब आपस में ही बातें करके प्राइस ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, कॉमोडिटी का या कोई भी करने का, वो चेक एंड बैलेंस लगाता रहता है। तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा, जो पीटी बुर्जुआ थे, जो नॉर्मल से बिजनेसमैन थे, वो ख़त्म हो जाएंगे और वो वर्किंग क्लास की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस रहेगा वो कौन एक्वायर कर लेगा, जो बड़े बड़े हैं वो एक्वायर कर लेंगे। जैसे अभी भी देखने को आपको मिलता होगा, जो बड़ी कंपनियां, अमेजॉन है, ये है, दुनिया भरी कंपनी खरीद देती हैं। फेसबुक को कोई खरीद लिया, इंस्टाग्राम को कोई खरीद लिया, एक बड़ी कंपनी है कोई, हाँ, सो सबको एक दूसरे खरीद ही रहती हैं। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो जो लोग होंगे कहाँ जाएंगे, वो वर्किंग क्लास में आएंगे। ठीक है, और जो लैम्पेन पुर्तवाज हैं, जो स्किल्ड लेबर है, क्योंकि ड्यू टू ऑटोमेशन क्या होगा, वो भी सारी चीज़ें, उनका स्किल डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो वो भी वर्किंग क्लास की तरफ आएंगे। तो जो 4 डिवीजन था, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, बुर्जुआ, पीटी बुर्जुआ, लैम्पेन प्रोलेटारिएट और प्रोलेटारिएट। तो ये सब क्या करेंगे, बुर्जुआ तो ऐसे रह जाएगा अपना मोनोपोली बना के, ये बाकी सब, ये दोनों आके इसमें मिल जाएंगे। तो ये तीसरा प्रोसेस जो होगा ये कंप्लीट होगा, पोलराइजेशन का प्रोसेस। और इस पॉइंट पे, क्योंकि पीटी बुर्जुआ को तो अपना एक्सप्लॉयटेटिव नेचर पता है कि वो एक्सप्लॉयट किए हैं, अपना क्लास इंटरेस्ट पता है, और क्योंकि वो डिमीन होकर नीचे आए हैं, तो अपनी पोजीशन को फिर से पाने के लिए इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा करेंगे, क्लास कॉन्शियसनेस, पूरे प्रोलेटारिएट या पूरे वर्किंग क्लास में है, और रिवॉल्यूशन होगा। तो ये हैव नॉट्स की कैटेगरी के हैं सारे। अब तो आ गया ना इसके अंदर, पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया प्रोसेस, ऊपर बुर्जुआ बच जाएंगे सिर्फ, नीचे प्रोलेटारिएट की कैटेगरी में सब आ जाएंगे। ठीक है, और जब ये प्रोसेस होगा तो ये हैव नॉट है, मतलब इनका जो रिलेशन है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का, वो हैव नॉट का है, मतलब ओनर नहीं है ये, और बुर्जुआ जो है वो ओनर है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के। तो अब जो लड़ाई होगी वो हैव नॉट वर्सेज हैव होगी। और ये जो कॉमन कॉन्शियसनेस है, यही क्या है, रिलेशनशिप और कॉमन कॉन्शियसनेस मिलके क्या बनाती है, हाँ। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में, रिलेशनशिप प्लस कॉन्शियसनेस, क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक, तो ये था अपना इनका क्लास स्ट्रगल। अब ये जो पीरियड होगा रिवॉल्यूशन का, ये क्या होगा, अपना रिवॉल्यूशन का पीरियड होगा। इनका ये भी मानना था, जिनके बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इनका यही है कि ये रिवॉल्यूशन वायलेंट भी हो सकता है। जैसे जो कई सारे लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने के नाम पे वायलेंस करते हैं, जैसे कि नक्सल, माओइस्ट, स्टेट के अगेंस्ट चैलेंज जो करते रहते हैं बार बार ना, वो इस वायलेंट वाले उनके थॉट का समर्थक करते हैं कि वायलेंस होगा, वो तो जस्टिफाइड है मार्क्सिज्म में, इनका मानना होता है। और स्टेट तो एक्सप्लॉयटेशन का वो होता है, घर है। अभी बताएंगे आप, जब सोशल चेंज की थ्योरी करेंगे तो उसमें कैसे स्टेट कहाँ आ रहा है, कैसे रिलीजन आ रहा है, वो सब अभी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बेसिक था अपना। तो रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन के बाद डिक्टेटरशिप और प्रोलेटारिएट इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक टाइम के लिए सोशलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद वो अपने आप को भी ख़त्म कर लेगा। तो स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, स्टेट भी नहीं रहेगा, क्लासलेस सोसाइटी आएगी। और सोसाइटी को उन्होंने क्या बोला था, कम्युनिस्ट सोसाइटी, और वहाँ पे क्लास स्ट्रगल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे उनका क्लास स्ट्रगल कंप्लीट, यहाँ पे हमारा क्लास स्ट्रगल कंप्लीट। ठीक, अब एक टॉपिक और बचा अपना, क्या, हाँ, थोड़ा इसका क्रिटिसिज्म भी देख लो, यहीं देख लो, सोशल चेंज के बात कर लेते हैं। अभी क्लास
एक बार और हम पढ़ेंगे जब स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, तो स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी में मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो क्लास के बेसिस पे वो भी है तो वो करेंगे, और एक क्रिटिसिज्म हम वहाँ कराएंगे, यहाँ नहीं कराएंगे क्योंकि वेबर पढ़े नहीं हो, वेबर जब पढ़ा देंगे तो उन दोनों को स्ट्रेटिफिकेशन में जब करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो उस वेबर का क्रिटिसिज्म हम छोड़ के चल रहे हैं, ठीक, नहीं तो फिर अभी वेबर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे और फिर बेकार हो जाएगा सिस्टम। एक हुए फ्रैंक पार्किन। इनका मानना ऐसा था कि जो कार्ल मार्क्स का प्रेडिक्शन है कम्युनिस्ट सोसाइटी का या सोशलिस्ट सोसाइटी का कि वहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होगी, तो इन्होंने जैसे रशिया देखा और बाकी जो कम्युनिस्ट कंट्री सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज अपने आप को कहती हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्लासेस वहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब इनका मानना ये था कि जैसा कार्ल मार्क्स मानते थे क्लासलेस सोसाइटी होगी, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है, क्लासेस एग्जिस्ट इवन इन सोशलिस्ट कंट्री या कंट्रीज। एक तो ये है, एक हुए लेंस्की LENSKI, ठीक है, फ्रैंक पार्किन तो स्पेलिंग लिखी ली होगी ना इसकी, तो लेंस्की। तो इनका मानना ये था कि जैसा कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया कि कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय करेगा अपने आप को और जो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो सोशलिज्म एक ट्रांजिशन फेज की तौर पे रहेगा और जो अल्टीमेट आएगा वो क्या आएगा, कम्युनिज्म। तो कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कैपिटलिज्म अपने आप को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नया मोड ऑफ प्रोडक्शन उसको रिप्लेस करे, तो क्लासलेस सोसाइटी ना आए, ठीक है, ये समझ में आया। तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिज्म ही है, दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन भी तो आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि मोड जितने चेंजेस हुए मोड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज होते हुए हैं, तो हो सकता है कि आप जैसा प्रेडिक्ट कर रहे हो वैसा ना हो, आप मतलब कार्ल मार्क्स जी जो भी है, ठीक है। और एक हुए रैल्फ डेहरेनडॉर्फ। इनका नाम पहले सुना है? किसी का क्रिटिसिज्म दिया था। किसका दिया था? बढ़िया, ये वो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट ही है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट मतलब एक नई मार्क्सिज्म में आगे जाके काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, मॉडिफाई किया गया मार्क्सिज्म को, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जैसा इन्होंने कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि लेबर और कैपिटल का सिस्टम चलेगा आगे, वैसा नहीं होगा। और इन्होंने दो कंसेप्ट दिया था, एक कंसेप्ट को उन्होंने कहा था डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर एंड दूसरा दिया था डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। तो इनका मानना था कि जैसा कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया है कि लेबर ऐसा करेगा, लेबर कहने का मतलब जो वर्किंग क्लास है वो ऐसा करेगा कि अपने आप में यूनाइट हो जाएगा और बुर्जुआ अपनी जगह यूनाइट हो जाएंगे अलग अलग, और जो कैपिटल का नेचर है, जो एक्सप्लॉयटेटिव प्रॉफिट मेकिंग का जो नेचर है वो ऐसा ही रहेगा, बहुत एक्सप्लॉयटेशन इनइक्वालिटी इंक्रीज होती रहेगी, डिफ्रेंशिएट नहीं होगी। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर होगा, मतलब जो नेचर और कैरेक्टर है लेबर का वो चेंज हो जाएगा, कि वो इतना, या तो लेबर इतना इंटीग्रेट हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस से कि उसके बिना कैपिटलिज्म कुछ नहीं कर, कैपिटलिस्ट क्लास कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे? तो उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, वैसा ही कैपिटल का नेचर भी चेंज हो जाएगा। जैसे पहले क्या था, एक कैपिटलिस्ट क्लास था जो ओन करता था, बाद में देखने को मिला शेयर मार्केट क्या है, कैपिटल का नेचर चेंज ही तो हुआ है। अब कैपिटल ओन कौन कर रहा है? आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आपकी क्लास पोजीशन क्या नहीं पता, रिलायंस में अपना ओनरशिप हो सकता है, बेस्ड कितना शेयर आपके पास है, ऐसा होता ही है ना, ठीक। तो कैपिटल का भी नेचर और कैरेक्टर चेंज हुआ है, तो इन्होंने कहा ये दोनों साथ में होगा, और इसकी वजह से रिवॉल्यूशन का चांस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से अवेयरनेस नहीं आ पाएगी, मतलब क्लास इन इटसेल्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा क्लास फॉर इटसेल्फ में, जो कॉमन कॉन्शियसनेस है वो नहीं आ पाएगी,
समझे? तो ये 3 क्रिटिसिज्म है। एक वेबर का है, वो स्ट्रेटिफिकेशन में करेंगे जब क्लास करेंगे तब, क्योंकि वहाँ पे क्लास फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और उसके क्रिटिसिज्म में वेबेरियन थ्योरी है स्ट्रेटिफिकेशन की, उसमें करेंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे कार्ल मार्क्स थोड़ा सा बच जाते हैं। ठीक, सोशल चेंज तो किया नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें सोशल चेंज की ही थ्योरी है, यही तो सोशल चेंज है। जो इस सोशल चेंज का उनका मेन मानना भी यही था कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन या हिस्ट्री ऑफ सोशल चेंज इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं, आंसर थोड़ा अलग भी तो लिखना है, सब वही लिख के आएंगे तो मज़ा कहाँ है। अब जैसे सोशल चेंज होता क्या है, एक तो अपना पूरा चैप्टर ही है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक, तो उसमें तो पूरा डीप में पढ़ नहीं है, लेकिन एक बेसिक के लिए सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है। बदलना, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी पूछा है, मतलब जैसे अब हमने देखा ना कि चेंज आया सोसाइटी में, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। क्वालिटेटिव हुआ ना, जो अभी प्रेजेंट है, जिस फॉर्म में अभी प्रेजेंट है उस फॉर्म में प्रेजेंट ना रहे। अच्छा, या वो चीज़ ही प्रेजेंट ना रहे या उस फॉर्म में प्रेजेंट ना रहे। अगर वो चीज़ ही प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, क्वालिटेटिव चेंज। और बड़ा चेंज आया तो तो वही तो बड़ा चेंज होगा, जब वो चीज़ ही एग्जिस्टेंस से चली गई या नई चीज़ एग्जिस्टेंस में आ गई तो वो चेंज ज़्यादा बड़ा है, तो वो है क्वालिटेटिव चेंज, जो अपने फॉर्म को ही ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है। जैसे हम बच्चे थे, इतना बड़ा हाथ था, इतना तो नहीं, इससे बड़ा ही रहा होगा। ठीक, बड़े हुए, इतना बड़ा हुआ, पुलिस ज्वाइन कर लेंगे तो कानून का हाथ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो वो जो चेंज होगा वो क्वांटिटेटिव चेंज होगा और मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। ठीक, तो क्वालिटेटिव चेंज होगा। तो चेंज ये होता है। अब सोशल चेंज क्या होता है, सोशल आइडेंटिटी में चेंज। सोशल क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को हम सोशल किस बेसिस पे कहते हैं, जब दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करने की चीज़ें रखती हैं और एक वैल्यू सिस्टम के अंदर वो काम होती हैं। तो जो भी चेंज उसमें आ रहा है, चाहे वो अब इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, मेंबर्स के इंटरेक्शन पैटर्न का भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। तो ये जितने चेंजेज, ये सारी चीज़ें हैं, और सोसाइटी एट लार्ज अपने आप में भी जो हो सकता है। इतने टाइप हो सकते हैं जितना अगर हम सब डिवाइड करके अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करें। घुटने की तरफ देख के करो, मजाक करें, मजाक, सॉरी। ठीक है, तो वो जो जितने चेंजेस हम सोच पा रहे हैं वो जो जब उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल चेंज। अब ये सोशल चेंज वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही ना भाई। अब कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं उनकी थ्योरी सोशल चेंज की क्या है। जैसे इनका मानना ये था कि ह्यूमन जब एग्जिस्टेंस में आया तो मेन पहला हिस्टोरिकल एक्ट क्या था, प्रोडक्शन। और वो प्रोडक्शन किस लिए करना था, सर्वाइवल के लिए। और उस प्रोडक्शन को करने के लिए इंसान ने क्या किया, एक दूसरे से सोशल रिलेशनशिप बनाए, जिससे सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई। यही था ना। और जो वो प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो नेचर का इस्तेमाल करके, नेचर में अपने लेबर पावर को लगा के उसको अपने फाइनल यूज के लिए बनाना, जिसको वो कंज्यूम कर सके। जैसे पत्थर है, नेचर है, पानी है, नेचर है। पत्थर तोड़ दिया, उसमें लेबर लगा, मेरा मेहनत लगी, लेबर पावर लगा। शेल्टर बना लिया केव के जैसे, तो हमारी यूज में वो केव आया शेल्टर के फॉर्म में। तो नेचर में हमने जो लेबर पावर लगाया, मतलब हमने नेचर को कंट्रोल किया ना, किसके लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। समझ में आया। तो कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं नेचर में, नेचर को डोमिनेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या इनिशिएट करता है, सोशल चेंज। और अभी तक का सोशल चेंज दो एस्पेक्ट में होता है, एक तो ह्यूमन कैसे नेचर से इंटरेक्ट किया है, और दूसरा उस नेचर के इंटरेक्ट करने का प्रोसेस क्या जन्म देता है, प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इकॉनमी।
और इकोनॉमी क्या होता है, फिर से वही फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, हैव नॉट्स, हैव वर्सेज हैव वर्सेज हैव नॉट, हैव वर्सेज हैव नॉट्स। तो सोशल चेंज क्या है, क्लास स्ट्रगल की कहानी है, ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट किया एनवायरनमेंट को और उस प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इवॉल्व किया, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है, जो क्लास स्ट्रगल चला है, उसकी कहानी है सोशल चेंज। समझ में आया? हमको लग रहा है हम अच्छा समझाया, तुमको क्या लग रहा है? अच्छा ठीक, अब एक तो ये बेसिक हो गया अपना सोशल चेंज का, ठीक है। अब दूसरा इनका मानना ये था कि सोसाइटी अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा गाना बज रहा है? सुपर स्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन पूरा क्लियर है एकदम, इतनी बार हो चुका है अब तो। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें जो भी चेंज है। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या है, मान लीजिए रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वट एवर सोशल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है, एट दैट टाइम। अब इनका मेन मानना था सोशल चेंज का जो मेन रीजन होता है वो चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो टाइप के चेंज होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो जो भी दो चेंजेज हो रहे हैं वो इनिशिएट करते हैं बाकी चीज़ों के लिए चेंज। इनका मानना ये है कि जैसे मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ठीक है, वुमेन के रिप्रोडक्शन राइट को रोकने के लिए, सेक्सुअल राइट को रोकने के लिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर करने के लिए फैमिली एग्जिस्टेंस में आया, और वहीं से पैट्रियार्की का भी रोल स्टार्ट हुआ। इनके अकॉर्डिंग मानना ही था। और ये बाकी ये सब क्या करते हैं, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस बनाते हैं एग्जिस्टिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए। जैसे मैंने पॉलिटिक्स का बताया, तो पॉलिटिक्स अपना बनाए रखेगा कि पॉलिटिक्स बुरी है, तुम मत करो, क्योंकि तुम आ जाओगे तो फिर इकोनॉमी में बदलाव करने लगोगे, तो तुम मत करो। फैमिली क्या कहेगी आपको, चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो और ख़त्म कर लो ज़िंदगी कैसे भी। तो वो भी आपको रोकेगी फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में, ये सब मत करो, प्रोटेस्ट मत करो, गवर्नमेंट जो भी करिए करने दो। मिलिट्री क्या करेगी, अपना मिलिट्री पावर यूज करेगी उस इकोनॉमिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए। तो वो मिलिट्री किसके यूज में आती है, पॉलिटिक्स के। तो इनका मेन मानना है कि मेन जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक क्लास का है, ठीक है, इन इस क्लास का है, जो रिफ्लेक्ट किनके एक्शन में दिखता है, इन सारे के एक्शन में दिखता है। मतलब ये इन सबको बनाए हैं, बैठाए हैं, और इनकी आइडियोलॉजी ये सारे प्रोपोगेट करते हैं इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए। और क्लास स्ट्रगल क्या करता है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज होगा ही, क्योंकि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में चेंज कर रहा है, तो अपना चेंज करता रहता है, रेजिस्टेंस पैदा करता रहता है एक दूसरे के लिए। और फाइनली क्या होता है, जब क्वालिटेटिव चेंज आने का टाइम होता है तो पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन आता है, और फिर नया मोड ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज होता है। मतलब एंशियंट से फ्यूडल हो गया, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट से एज प्रेडिक्टेड बाय मार्क्स कम्युनिज्म आएगा, हैविंग अ ट्रांजिशन फेज ऑफ सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, समझ में आया। और यही काम रिलीजन करता है। तो एक सोशल चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेन सोशल चेंज का रीजन ये होता है, और इसमें चेंज आने की वजह से इन सारी चीज़ों में चेंज आता है। जैसे यहाँ पे नया चेंज आया, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ, अब इसको नया रोल चाहिए मिलिट्री के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, फैमिली के लिए, रिलीजन के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये नई आइडियोलॉजी देगा इन लोगों को, और ये आइडियोलॉजी फिर प्रोपोगेट करके इसको एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन या जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको बनाए रखने के लिए मदद करेगा। मदद करेगा मतलब कोशिश करेगा कि बना रहे वो, केओस ना पैदा हो। तो फैमिली क्या करती है हम लोगों की, बहुत सारी, जैसे एज ए ह्यूमन हम इतने पॉजिटिव थोड़ी रहते हैं हमेशा। जैसे आप कहते हैं कि हम इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, अपने आप में इंसान अच्छा होता है बुरा होता है, इसका मतलब यही होता है कि हम बुरा कर सकते हैं,
पूरी काबिलियत है हमारे अंदर, बुरा घटिया हर एक टाइप का काम करने की पूरी काबिलियत है। लेकिन सोसाइटी एक नॉर्म बनाती है और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को वो नॉर्म देती है कि आप जहाँ से हम सीखते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम, फैमिली हमें बताता है कि ये काम करना ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। माँ बाप के बारे में सोचो, एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है कि दूसरे लोग के साथ काफ़ी टॉलरेट रहें, टॉलरेंस रखें अपने अंदर, डिफरेंट कल्चर्स को मतलब अलग भावनाएं से ना देखें, मतलब हीन भावना से ना देखें, सबका अपना कल्चर है, रिस्पेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं हमें, तब जाके हमारे दिमाग में अभी भी ऐसी इतनी काबिलियत होती है कि हम गलत कर सकते हैं। हम गलत इस वजह से सिर्फ नहीं करते हैं, सिर्फ इस वजह से कहना गलत होगा, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि हम गलत नहीं करते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस इतने हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके कि हम चोरी करेंगे तो कल को चोर कहलाएंगे, और कहलाना पब्लिक प्लेस में पसंद नहीं करेंगे। जैसे आपने चोरी की, आपको किसी ने पब्लिक प्लेस पे कह दिया चोर हो, आप अपने माँ बाप फैमिली के साथ हैं और आप कभी ये नहीं चाहेंगे, इसलिए आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे चोरी करने से, नहीं करते हैं यार। कॉन्शियस डिसीजन हो जाता है ना, फिर समझदारी वाला डिसीजन हो जाता है। तो दिमाग का रोल वहाँ मेन आता है, बाकी तो कर ही रहे हैं सब। तो मेन अपना ये है, ठीक। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स कंप्लीट होते हैं, और कार्ल मार्क्स में हमने क्या क्या कर लिया, थोड़ा स्टार्टिंग से बता दीजिए, देख लें कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में सरप्लस वैल्यू, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर पावर, फिर हिस्टोरिकल, मेन थ्योरी में वो सब तो चलो बेसिक है। मेन थ्योरी में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एक सेकेंड, अच्छा बदला ले रहे हो, तुम तेज लिख के दिखाओ। इसके अंदर हमने पहला किया था डायलेक्टिक आइडियलिज्म, किसका था, हीगल। फिर हमने क्या पढ़ा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, इसी का वो पढ़ा डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, जो हीगल के डायलेक्टिक से मिलके बना था और फ्यूरबैक के मटेरियलिज्म से लेके बना था। और फिर इसका एप्लीकेशन हमने पढ़ा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के तौर पे, ये कंसेप्ट पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा। मोड ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे कि कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही आ गया ना। मोड ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ लिया फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर। फिर क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था एलियनेशन, फिर पढ़ा था एलियनेशन। फिर क्या पढ़ा, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल एंड, गलती से मिस्टेक हो गया हमसे, तो सोशल चेंज, ठीक है। ये पढ़ा, और कुछ छूटा है इसमें क्या, कुछ नहीं, सिलेबस में इतनी है ना, उससे ज़्यादा ही बताया होगा। एक इनका ओपिनियन छूटा है रिलीजन में, जो रिलीजन एंड सोसाइटी करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। क्लास पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और देख लेंगे। सोशल चेंज की थ्योरी में सोशल चेंज एक बार और देख लेंगे। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कुछ में से, रिवॉल्यूशन देखेंगे जब पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ेंगे, तो रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन जब देखेंगे तो कार्ल मार्क्स को वहाँ इंक्लूड कर लेंगे। मतलब अलग अलग जगह कार्ल मार्क्स अभी अब होते रहेंगे, थिंकर्स का ही अपना अलग अलग यूज होते रहेंगे। तो अभी भी बताते हैं तो फिर बाद में तो हमको वहाँ पे फिर हमको फिर पूरा पावर और ये सब समझाना पड़ता, तो वहाँ के लिए छोड़ के रखा है। तो वो सब तो चलो कॉन्शियस डिसीजन है मेरा, जो कि मतलब थिंकर्स में डायरेक्टली वो मेंशन है भी नहीं। कॉमोडिटी फेटिसिज्म किया है ना, कॉमोडिटी फेटिसिज्म, यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, ये सारा किया है ना, द बेसिक टर्मिनोलॉजीज में। और क्या कवर किया है, सब किया तो बताइए, मेन रीजन वही है, ठीक है। फिर
कंप्लीट हो गया आज का ये, कार्ल मार्क्स कंप्लीट हो गया, कल वेबर स्टार्ट कर देंगे। बंद करिए, ऐश कीजिए। समझ में तो आया ना?